भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक देश है। पिछले कुछ सालों में जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 6 से 7% के आसपास है। स्टॉक मार्केट सबसे हाई पे चल रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो दुनिया के तीसरे नंबर पर आ चुका है। सैलरी पैकेज लोगों का करोड़ों में भी जा रहा है, लेकिन सवाल वही पुराना, अगर देश तरक्की कर रहा है तो आम आदमी ये क्यों बोल रहा है कि पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर हम अपने जीडीपी को लेकर जश्न मनाते रहते हैं, लेकिन हाउस होल्ड फाइनेंस स्ट्रेस पर चर्चा कौन करेगा, आम आदमी या फिर कोई नेता या मंत्री। आज हम बात करेंगे उसी सच्चाई की जिसको मैं बोलता हूं इंडियन सैलरी इल्यूजन। देखो, सैलरी दिखने में तो बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन हमारे हाथ में कितनी आती है वो मायने रखता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 8 लाख रुपए पर एनम है। सुनने में बहुत अच्छा लगा ना, लेकिन जरा रुकिए, अब इसमें से आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। इनकम टैक्स स्लैब नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं में से कटता है। पीएफ लगभग 12% के आसपास कटता है। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो कुछ राज्यों में कटता है, कुछ में नहीं कटता है। ईएसआई जो है वो लोअर ब्रैकेट सैलरी में अगर आती है, अगर आप में आ रही है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 8 लाख रुपए सीटीसी है तो इस कंडीशन में आपको 6 से 6.5 लाख ही इन हैंड आएगा। सरकार के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले साल के रिकॉर्ड पे सबसे ज्यादा रहा है इस साल। अब मतलब यह है कि मिडिल क्लास सरकार के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का स्रोत है। और अब शुरू होता है असली खर्चा। अब मान लीजिए कि आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इन शहरों में 1 BHK अगर आप ले रहे हैं तो उनका किराया 15 से 30 हजार रुपए तक चला जाता है। और मुंबई के केस में 35 से 40 हजार रुपए तो आम बात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 से 3 सालों में जो रेंट में हाइक देखने को मिला है वो 20 से 30% का मिला है। अगर आपकी सैलरी एक महीने की 60 हजार रुपए है तो किराए में आपको 25 हजार रुपए देना पड़ रहा है। तो आधी सैलरी हमारी सिर्फ रेंट पे करने में ही चली जा रही है। घर खरीदना तो लोगों के लिए एक सपने जैसा हो गया है। प्रेजेंट टाइम में होम लोन इंटरेस्ट 8 से 9% है, लेकिन कई केसेस में ये 10 से 11% भी चला जाता है। अगर आप अपना घर खरीद रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 20 साल तक ईएमआई पे ही अपनी जीवन गुजारना पड़ेगा। हर चुनाव में सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग का वादा किया जाता है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबिलिटी कहाँ गई। अब इसमें आता है रोजमर्रा के खर्च, जो हेडलाइन में कहीं दिखता ही नहीं है। रिटेल इन्फ्लेशन औसतन 5 से 6% के आसपास बताई जाती है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन में कई बार इससे ज्यादा देखी गई है। पेट्रोल की कीमतें कई राज्यों में 100 रुपए से ऊपर ही रहती हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें पिछले कई सालों से 1000 रुपए से ऊपर हैं और ये ऊपर ही बढ़ती रहती हैं। प्राइवेट स्कूलों में जो फीस है वो 5,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक आम बात है। प्राइवेट हेल्थ केयर की बात करें तो एक सर्जरी के लिए आपको कई लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। सवाल यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स और महंगाई का बोझ किस पर सबसे ज्यादा पड़ता है। अब ये मानिए कि आप कमाते तो ज्यादा हैं, लेकिन खर्चा उसी हिसाब से आपका ज्यादा हो रहा है। आरबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि हाउस होल्ड डेट पिछले कई सालों में बढ़ा है। क्रेडिट कार्ड यूजेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 30 से 40% तक का है। पर अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो ये रेट उससे भी ज्यादा हाई होता है। और इस देश में ईएमआई कल्चर को इतना आसान बना दिया गया है कि इंस्टेंट लोन ऐप बहुत सारी हैं जो आपको तुरंत लोन दे रही है। बीएनपीएल स्कीम के थ्रू भी आपको पैसे मिल जा रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी तेजी से बढ़ रही है क्या हम उतनी ही तेजी से पैसा कमा पा रहे हैं जिस तेजी से हम लोन ले रहे हैं? सरकार और रेगुलेटर का क्या रोल है इसमें? सरकार और रेगुलेटर का क्या रोल होना चाहिए? क्या लीडिंग आसान बनाना काफी है या बोरोइंग सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है? और इसमें सबसे बड़ा हाथ है सोशल मीडिया का। इस इंडिया में स्मार्टफोन यूजर करोड़ों में है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे की लाइफ को देखकर अपने आप से कंपैरिजन कर रहे हैं। कंजप्शन इकोनॉमी जीडीपी पुश तो करती है, लेकिन क्या सेविंग कल्चर कमजोर हो रहा है? हाउस होल्ड सेविंग रेशियो में जो गिरावट आ रही है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या पॉलिसी फोकस कंजप्शन पर ज्यादा है या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है?
और यहीं पे एक टॉपिक और आता है, नौकरी की असुरक्षा, यानी कि आपकी नौकरी कब चली जाएगी आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। स्टार्टअप ले ऑफ पिछले कई सालों में हेडलाइन में रहे हैं। गिग इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्टर जॉब बढ़ती जा रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के दावे तो हो रहे हैं इस सरकार में, लेकिन क्वालिटी जॉब और स्टेबल जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत कम है, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो लोन ले रखा है उसकी ईएमआई थोड़ी ना रुकेगी। आपकी जॉब जाए या रहे, लेकिन आपने जो ईएमआई ले रखी है वो आपको देनी ही देनी है। अब आप लोग सही सही बताइए कि जितने लोग देख रहे हो उसमें से कितने लोग ऐसे हो जिनके पास 6 महीने के लिए इमरजेंसी फंड है। ये सवाल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन और सैलरी ग्रोथ की, तो इन्फ्लेशन जो है वो 6% के आसपास है लगभग, और सैलरी ग्रोथ कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5%। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से सैलरी में ग्रोथ नहीं हो रहा है। अब ऐसे मान लीजिए कि आज से 5 साल 10 साल पहले 100 रुपए में आप जितना सामान खरीद लेते थे, आज की डेट में आप उतना सामान नहीं खरीद पाओगे। उसका रीजन है इन्फ्लेशन। अब यहीं से शुरू होता है मिडिल क्लास का एक ट्रैप में फंसना। अपर मिडिल क्लास एसेट से इनकम तो बना लेता है, लोअर मिडिल क्लास इनकम और वेलफेयर स्कीम मिल जाती है, मतलब सरकार से उसको कुछ न कुछ सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन मिडिल क्लास का क्या? मिडिल क्लास टैक्स देता है, सब्सिडी उसको सीमित मिलती है, एक्सपेंस उसके हाई होते हैं। क्या ये सवाल सरकार से नहीं पूछना चाहिए कि मिडिल क्लास के लिए कोई लॉ बनाया गया है या नहीं बनाया गया है? क्या उनको कोई सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या ये सवाल पूछना गलत है? एक बहुत ही जायज सा सवाल है। क्या भारत गरीब हो रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडिया मैक्रो लेवल पर बहुत मजबूत हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव दिख रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हाउस होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक अलग मुद्दा है। ग्रोथ का असली पैमाना क्या होना चाहिए, जीडीपी नंबर या परिवार की स्टेबिलिटी? बिल्कुल, जीडीपी भी हमारे लिए जरूरी है, और इन्फ्लेशन कम करके और सैलरी में ग्रोथ हमारे लिए जरूरी है, जिस आधार पर हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब भारत में गरीबी नहीं है। लेकिन असली सवाल क्या है? असली सवाल है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सिर्फ कमाना ही नहीं है, पॉलिसी रिफॉर्म करना भी जरूरी होता है। टैक्स रिलीफ, अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग को पुश करना होता है, पब्लिक हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट करना होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाना होता है। देखो, विकास जरूरी है, लेकिन जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। देखिए, आपकी सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन आपका स्ट्रेस भी उतना ही बढ़ रहा है। अगर देश आगे बढ़ रहा है लेकिन घर का बजट तंग हो रहा है, तो उससे आप क्या समझते हैं? उसका सीधा सीधा जवाब है कि डेवलपमेंट ही सब कुछ नहीं होता है। मिडिल क्लास के हाथों में अगर कुछ पैसा होगा वो तब ही डेवलपमेंट माना जाएगा। मिडिल क्लास के लोग सिर्फ रेवेन्यू का स्रोत नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। वरना हम एक महंगे सिस्टम में ज्यादा कमाने के लिए और ज्यादा खर्च करने के लिए दौड़ते ही रहेंगे। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।